वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो स्टोरी हम लोग कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है द रैट ट्रैप, जिसको कि लिखा है सेल्मा लैगरलॉफ ने। वो एक स्वेडिश राइटर हैं जिनके अधिकतर चैप्टर्स में ये थीम रहता है कि एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। यानी ह्यूमन बीइंग के भीतर जो गुडनेस होता है उसको वापस से अवेकन किया जा सकता है। अगर कोई आदमी गलत रास्ते पे चला गया है तो अंडरस्टैंडिंग एंड लव के द्वारा उसको फिर से अवेकन किया जा सकता है। अब इस चैप्टर में आते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक आदमी था जो कि हर जगह जाके रैट ट्रैप्स ऑफ वायर बेचा करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, यानी सीजनली वो उसको बनाता था। जो मटेरियल उसको मिलता था बाय बेगिंग इन द स्टोर्स या फिर बिग फार्म्स में, स्टोर्स में भीख मांगकर या बड़े फार्म में भीख मांगकर जो भी मटेरियल उसको मिलता था उससे वो ये रैट ट्रैप वायर बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल नहीं था, तो उसको क्या करना पड़ता था। ही हैड टू रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थीवरी। रिजॉर्ट का मतलब होता है कि किसी अनप्लेजेंट चीज़ को तब करना जब आपके पास कोई चॉइस ना हो, जैसे ऊपर मीनिंग लिखा हुआ है। तो उसको बेगिंग भी करना पड़ता था और छोटा मोटा चोरी थीवरी भी करना पड़ता था, ताकि वो अपने बॉडी और सोल को साथ में रख सके। बॉडी और सोल को साथ रखना मतलब सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े, ओल्ड टॉर्न क्लोथ्स। तो उसके जो कपड़े थे वो फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। उसका पिचका हुआ सा गाल था और उसकी आंखों में भूख जो है वो शाइन कर रहा था, यानी ही वॉज वेरी हंग्री। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वगा बॉन्ड। जो ये वगा बॉन्ड है, जो ये वॉन्डरर है, जो जगह जगह घूम रहा है, इसके लिए लाइफ कितना सैड है और कितना मोनोटोनस है, कितना बोरिंग और डल है। हु प्लॉड्स अलॉन्ग द रोड। प्लॉड यानी लेबोरियस काम करना, मेहनत वाला काम करना। तो वो मेहनत से चलता है डेली दिन में। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और चलते चलते वो अपना ही मेडिटेशन, अपना ही सोच में खोए रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन जो ये सोचने लगा वो काफ़ी एंटरटेनिंग था। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. एक दिन उसको लगने लगा कि ये सारी दुनिया, इसके सारे सारे शहर, सारे ज़मीन, सारे गांव और सब कुछ जो है वो एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। BAITS, बेट्स। बेट्स का मतलब होता है जो भी चीज़ आप किसी को फंसाने के लिए, जैसे कि आप चूहे को फंसाते हो तो आप चूहे के पिंजरे में क्या रखते हो, टमाटर या रोटी का टुकड़ा कुछ रख देते हो। तो बेट यानी वो चीज़ जो दूसरे को फंसाने के लिए रखा जाता है। तो जैसे कि हम लोग चूहे के पिंजरे में बेट्स रखते हैं, वैसे ही दुनिया भी एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। और इसका बेट क्या है? इसका बेट है, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। दुनिया में हम लोग को रिचेज एंड जॉयज मिलता है, शेल्टर एंड फूड मिलता है, हीट एंड क्लोथिंग मिलता है। बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉर्क्स एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड। और जैसे ही कोई टेम्पटेड होता है, यानी जैसे ही कोई इस दुनिया के सुख, आराम और इस तरह की चीज़ों से लुभाता है और बहक जाता है और कोशिश करता है उस बेट को छूने का जो फंसाने के लिए रखा हुआ है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम। तो वो जो पिंजरा है वो बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब खत्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। दुनिया उसके साथ कभी काइंड नहीं थी, इसीलिए उसको अनवांटेड या अनयूजुअल खुशी मिल रहा था दुनिया के बारे में बुरा सोचने में। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स। उसका चेरिश्ड पास टाइम यानी कि मच लव्ड हॉबी बन गया था ये, कि वो दुनिया के बारे में बुरा सोचा करता था, ये उसका हॉबी बन गया था। ड्रेयरी प्लॉडिंग्स यानी उसके बोरिंग लेबोरियस जो वॉक हुआ करते थे, जब वो रैट रैप वायर को बेचने निकलता था या ऐसे ही दिन भर घूमते रहता था। तो ये जो उसका ड्रेयरी प्लॉडिंग या बोरिंग लेबोरियस वॉक होता था, इसमें वो इस तरह से लोगों के बारे में बुरा भला सोचते रहता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू
who had let themselves be caught in the dangerous snare यानी trap, and of others who were still circling around the bait. यानी वो लोगों के बारे में सोचता था कि जो लोग इसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं, डेंजरस ट्रैप में, दुनियादारी के ट्रैप में फंस चुके हैं, या फिर वो दूसरे लोग जो इसके अगल बगल ही घूम रहे हैं, यानी फंसने ही वाले हैं. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड. ट्रजिंग यानी कि स्लो हैवी स्टेप से जब आप वॉक करते हैं थकान की वजह से, उसको बोलते हैं ट्रजिंग. तो एक दिन जब वो डार्क इवनिंग में ट्रजिंग कर रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. रोड साइड के बगल में एक कॉटेज मिला एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो उसको कोई रेफ्यूज़ नहीं किया. ज़्यादातर तो उसको ऐसे चेहरे मिलते थे जो उसको मना कर देते थे, लेकिन इस बार जो ओनर था वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी वाइफ और बच्चे नहीं थे, और इसलिए वो शायद अपने अकेलेपन में किसी का कंपनी पाकर खुश था. Immediately he put the porridge pot on the fire. तो तुरंत उसने दलिया के अपने पॉट को फायर पे चढ़ाया एंड गेव हिम सपर. सपर यानी उसने उसको डिनर दिया. देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल. टोबैको सिगरेट रोल में से उसने उसको सिगरेट भी दिया, टोबैको भी दिया. दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन. तो वो दोनों के लिए काफ़ी था. फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड एमजॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. इस एमजॉलिस का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है राइट में मायोलिस होता है, और ये स्वीडन में कोई कार्ड गेम होता है. तो क्या किया इस बूढ़े आदमी ने, उसके साथ एमजॉलिस भी खेला, मायोलिस भी खेला. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पॉरेज एंड टोबैको. तो ये जितना जेनरस, जितना काइंड अपने पॉरेज और टोबैको के साथ था, जितने जेनरॉसिटी के साथ और काइंडनेस के साथ उसने दलिया शेयर किया, टोबैको शेयर किया, उतना ही वो अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने जा रहा था. कॉन्फिडेंसेस यानी ही शेयर्ड सीक्रेट्स. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर. होस्ट मतलब जो गेस्ट का वेलकम करे. तो यहाँ पे गेस्ट कौन है? वो जो रैट ट्रैप पेडलर है जो आया है वो गेस्ट है, और होस्ट है ये बूढ़ा आदमी. तो ये अपने गेस्ट को बता रहा है कि जब प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, जब उसकी समृद्धि के दिन थे, अच्छे दिन थे, तो वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था. क्रॉफ्टर यानी एक ऐसा पर्सन जो कि छोटे से फार्म का मालिक होता है, क्रॉफ्टर. एट राम्सजो आयरन वर्क्स. राम्सजो आयरन वर्क्स में वो एक क्रॉफ्टर था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम. लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है, तो अब वो काउ उसको सपोर्ट करती है, यानी वो गाय का दूध दूहता है और उसी से उसका जीवन चलता है. येस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. बॉसी यहाँ पे कहा जा रहा है गाय को, और बॉसी का मतलब होता है कि जब आप किसी को ऑर्डर देते हैं और आपको अच्छा लगता है तो दैट इज़ बॉसी. लेकिन यहाँ पे बॉसी गाय को कहा जा रहा है कि गाय जो है वो क्रीमरी यानी उस फैक्ट्री के लिए जहाँ से क्रीम प्रोड्यूस होता है उसके लिए सपोर्ट करती है उसको, और पिछले ही महीने उसको 30 क्रोनर मिला पेमेंट में. क्रोनर स्वीडन की स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं. स्वीडन में जो बेसिक मॉनेटरी यूनिट होता है, जैसे हम लोग का रुपये होता है, वैसे ही ये लोग का क्रोनर होता है. तो 30 क्रोनर उसको पिछले महीने पेमेंट में मिला. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. इनक्रेड्यूलस यानी अनबिलीवेबल. ये जो गेस्ट है हमारा, जो स्ट्रेंजर है, उसको बहुत ही चौंकाने वाला बात लगा. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी इतना जेनरॉसिटी के साथ उसको अपने सारे सीक्रेट्स क्यों शेयर कर रहा है. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. वो विंडो के पास गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम. विंडो फ्रेम में एक कांटी से एक लेदर पाउच टंग रहा था. ही पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसमें 3 10 kroner के नोट्स रखे हुए थे. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. और वो उसको दिखा रहा है कि देखो ये है मेरे पिछले मंथ का पेमेंट. And then stuffed them back into the pouch. और फिर वो उसको वापस से पाउच में रख दिया. मे बी ये जो ओल्ड मैन है वो बहुत अकेला है, इतने दिनों से ढंग से किसी से मन का बात नहीं किया, इसलिए ये इस तरह का हरकत कर रहा है. लेकिन यहाँ पे सामने वाला जो आदमी है वो एक चोर है, और वो अब मौके की तलाश में है. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन.
अब दोनों जन उठे सुबह में। गुड सीजन का मतलब है सफिशिएंटली अर्ली, जल्दी उठ गए वो लोग। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। तो हमारे जो क्रॉफ्टर हैं वो अपने काऊ को दूध दूने को जल्दी में है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही वुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और ये आदमी सोचा जब हेड ऑफ द हाउस उठ गया है तो उसको भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। तो क्रॉफ्टर अपना डोर को लॉक करके की को पॉकेट में रख लिया। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। गुड बाय थैंक यू बोल दिया एंड ईच वेंट ऑन हिज वे। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। आधे घंटे बाद वो फिर से आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर। ही ओनली वेंट अप द विंडो, स्मैश्ड द पेन, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner। वो विंडो के पास गया, विंडो का पेन तोड़ा और उसके बाद 30 kroner का पाउच में से 30 kroner निकाल लिया। He took the money and thrust it into his own pocket and then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away। और उसके बाद उसने उस लेदर पाउच को उसी विंडो फ्रेम में टांग कर वो वहाँ से चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। उसको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था कि वो कितना स्मार्ट है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway। वो पब्लिक हाईवे में कंटिन्यू नहीं करता है, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इन टू द वुड्स। वो सोचा उसको रोड से ऑफ टर्न लेके वुड्स यानी जंगल में चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुआ। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स। लेकिन फिर परेशानी बढ़ने लगी। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। क्योंकि वो एक बड़ा और कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तो वो चलते चलते उसको ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जंगल का जो एरिया है उसको बार बार घूम फिर के वहीं पहुंच जा रहा है। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. अब वो रिकॉल करता है अपने विचारों को जो उसका दुनियादारी और रैट ट्रैप के बारे में एक विचार है और उसको लगता है कि अब उसी का टर्न आ गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। अब ऐसा लग रहा था मानो ये जंगल, इसके सारे पेड़ पौधे, ब्रांचेस, ट्रंक, सारे झाड़ फूस सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है। प्रिजन यानी एक ऐसा जंगल है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। इट वॉज लेट इन डिसम्बर। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिसंबर है और रात में डार्कनेस हो चुका है। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। तो ये खतरा भी बढ़ाता है, उसके ग्लूम यानी उसके दुख को भी बढ़ाता है और डिस्पेयर यानी उसकी निराशा को भी बढ़ाता है। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। फाइनली वो गिर जाता है ग्राउंड पे, बहुत थक जाता है और उसको लगता है जैसे उसका आखिरी लम्हा आ गया हो। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। लेकिन जैसे ही वो अपना सर ज़मीन पर रखता है उसको एक आवाज़ सुनाई देता है, जो एक हार्ड रेगुलर थम्पिंग का उसको आवाज़ सुनाई देता है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल। वो सोचता है कि ये हैमर स्ट्रोक्स आयरन मिल का है। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई। ही कॉल्ड अप, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और फिर वो साउंड के डायरेक्शन में धीरे धीरे चलने लगा। द Ramsjo iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. अब यहाँ पे स्मेल्टर का क्या मतलब है, फॉर्ज का क्या मतलब है, बार्जेस और स्काउज का क्या मतलब है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मेल्टर इज़ अ फैक्ट्री वेयर स्मेल्टिंग टेक्स प्लेस। एक फैक्ट्री जहाँ पे मेटल को ओर से निकाला जाता है। और फर्नेस भट्टी होता है, एक लार्ज हॉट एनक्लोज्ड फायर जहाँ पे मेटल्स को पिघलाया जाता है या रबिश को जलाया जाता है, उसको फर्नेस बोलते हैं। और ये जो बार्जेस एंड स्काउज है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल होता है, बार्जेस एंड स्काउज। तो क्या बोला जा रहा है
कि रामसो आयरन वर्क्स बहुत समय पहले, ज़्यादा समय पहले नहीं, एक लार्ज आयरन एंड मिल प्लांट था जहाँ पे स्मेल्टर था, जहाँ पे फॉर्ज था, और समर टाइम में लोडेड बार्जेस एंड स्काउज, यानी बार्जेस एंड स्काउज पूरी तरह लोडेड थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे, और वो कनाल से जाकर के और कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट करते थे इसका. In the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. Charcoal यानी कोल का, और लार्ज बॉक्सेस, क्रेट्स यानी लार्ज बॉक्सेस. तो जब ये सब मटेरियल रोड पे गिरता था तो सारा ज़मीन, सारा रोड जो है वो काला हो जाया करता था. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper, तो अब वहाँ पे मास्टर स्मिथ यानी ब्लैक स्मिथ जो लुहार होता है वो बैठा हुआ है और उसका हेल्पर बैठा हुआ है. सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल. तो ये लोग वेट कर रहे हैं कि पिग आयरन को एनविल पे डालेंगे. एनविल का मतलब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एनविल इस पेज में लिखा हुआ है साइड में. एनविल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो. एनविल इज अ लार्ज आयरन ब्लॉक with flat top and concave sides for hammering and shaping metals. यानी एक ऐसा आयरन ब्लॉक होता है जिस पे रख करके मेटल्स को तोड़ा जाता है और उसको शेप दिया जाता है. तो ये हुआ एनविल का मतलब. तो यहाँ पे मास्टर स्मिथ और हेल्पर बैठे हुए हैं अपने फर्नेस में, वो वेट कर रहे हैं कि पिग आयरन को कहाँ रखेंगे, एनविल पे रखेंगे. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. कुछ ही मिनटों में उनमें से कोई एक जा कर के वो जो वहाँ पे ग्लोइंग मेटलिक मास था जो वहाँ पे रखा हुआ था उसको स्टिर कर रहा था, यानी चम्मच वम्मच से, बड़े बड़े चम्मच से घुमा रहा था. रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन. पर्सपिरेशन यानी पसीना, स्वेट. तो दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़. और वहाँ पे वो लोग लॉन्ग शर्ट्स वेयर कर रहे हैं और लकड़ी के जूते. लकड़ी के जूते इसलिए ताकि इस तरह का कोई मिस हैपनिंग ना हो, शॉक वगैरह से बचने के लिए. All the time there were many sounds to be heard in the forge. तो वहाँ पे कई तरह की आवाज़ आ रहे थे, क्योंकि कई तरह के वहाँ पे डिवाइसेस काम कर रहे हैं. The big bellows groaned and the burning coal cracked. जो burning coal है उसमें से क्रैकिंग का आवाज़ आ रहा है और बिग बेलोज में से ग्रोनिंग का आवाज़ आ रहा है. अब बेलोज क्या होता है देखो. Bellow is a device that produces a stream of air through a narrow tube when its sides are pressed for blowing fires. बेलो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें से हवा का एक स्ट्रीम निकलता है जब आप उसके साइड्स को, नैरो ट्यूब के साइड्स को प्रेस करते हैं, और इससे आप फायर में हवा भरते हैं, फायर में हवा डालते हैं ताकि वो जो आग है वो और दहके. इसको बोलते हैं बेलोज. तो बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड. The fire boy shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. अब वहाँ पे जो फायर बॉय है वो चारकोल को डाल रहा है फर्नेस के मॉ में, यानी भट्टी में वहाँ पे डाल रहा है. तो शॉवेल का मतलब देखो यहाँ राइट साइड लिखा हुआ है. शॉवेल इज़ लाइक अ स्पेड बट फ्रंट इज़ बाउल शेप्ड. तो शॉवेल एक तरह का कुल्हाड़ी जैसा होता है, स्पेड होता है, लेकिन आगे में वो एक बाउल शेप्ड रहता है. तो फायर बॉय वहाँ पे चारकोल डाल रहा है फर्नेस में और उससे उसका भी बहुत ग्रेट डील ऑफ क्लैटर यानी आवाज़ आ रहा है. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. आउटसाइड में वाटरफॉल है और वहाँ पे हवा जो है, विंड जो है वो रेन के साथ विप करते हुए, रेन को मारते हुए, एक तरह से विपिंग यानी बीट करते हुए, और ब्रिक टाइल्ड रूफ पे आवाज़ हो रहा है, यानी बहुत ढंग की आवाज़ें हो रही हैं, ये बताया गया है. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice. और इन सब आवाज़ों की वजह से blacksmith जो है वो नहीं नोटिस करता है that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. वो नहीं नोटिस करता है कि कोई आदमी गेट खोल करके फॉर्ज में आ गया है, और तब तक नहीं नोटिस करता है जब तक वो आदमी फर्नेस के बहुत करीब आ जाता है. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light, which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves. तो ये अनयूजुअल नहीं था. इसी तरीके से गरीब वॉन्डरर जो है, वगाबॉन्ड जो हैं, वो रात के अंधेरे में या रात के ठंडे में किसी आयरन प्लांट के चकाचौंध को देख करके वहाँ पर आ जाते थे ताकि वो खुद को गर्म रख सके. And in
to come warm themselves in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder यानी वो व्यक्ति जो बिना परमिशन के आता है. तो ब्लैकस्मिथ्स क्या किए, कैजुअली और इंडिफरेंटली इसको देखते हैं. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो उस समय रैट ट्रैप पेडलर कैसा दिख रहा है, उसका लंबा सा दाढ़ी है, वो डर्टी है, फटे पुराने कपड़े पहना है और उसके चेस्ट पे कुछ रैट ट्रैप्स, बंच ऑफ रैट ट्रैप्स हैं. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो जब वो परमिशन मांगता है रुकने के लिए, तो जो ब्लैकस्मिथ है वो एक घमंडी हाँ बोलता है, हॉटी कंसेंट बोलता है और उससे कुछ भी बात नहीं करता है. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. ट्रैम्प यानी जो वॉन्डरर है, ट्रैम्प यानी जो इधर उधर भटकते रहता है, घूमते रहता है. वगाबॉन्ड या वॉन्डरर या ट्रैम्प तीनों एक ही वर्ड है. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर. he had not come there to talk about but only to warm himself and sleep. तो यहाँ पे जो रैट ट्रैप पेडलर है या जो ट्रैम्प है या जो वगाबॉन्ड है, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, ये यहाँ पे केवल सोने आया है, खुद को वार्म करने आया है, तो वो भी कुछ नहीं बोलता. इन दोज डेज द राम्सजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर. उन दिनों राम्सजो आयरन मिल के मालिक एक आयरन मास्टर थे जिनका एम्बिशन था टू शिप आउट गुड आयरन इनटू द मार्केट. जिनका एम्बिशन था कि वो अच्छे आयरन को मार्केट में भेजें. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और इस लम्हे में वो यहाँ पे इसलिए आए थे ताकि वो अपना नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन में आए थे, वो देख सके कि भाई काम कैसा चल रहा है. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रगामुफिन. रगामुफिन देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैंने मतलब लिखा हुआ है. रगामुफिन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि डर्टी रैग्ड क्लोथ्स पहनता है. तो रगामुफिन यानी इस रैट ट्रैप पेडलर के बारे में बात किया जा रहा है. तो आयरन मास्टर सबसे पहला चीज़ जो देखता है वो इस रैट ट्रैप पेडलर को देखता है, इस लंबे रगामुफिन को देखता है, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. अब ये इतने करीब आकर सोया था फर्नेस के कि उस भाप जो है, स्टीम जो है, उसके गीले फटे पुराने कपड़ों में से ऐसा लग रहा था कि उठ रहा है. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. Deigned का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा काम करो जो आपको लगे कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो. जैसे कि अगर आप बहुत बड़े आदमी हो और कि आप किसी गरीब भिखारी से बात कर रहे हो, तो आप उस समय डेन कर रहे हो तब जब आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़े हो. तो डेन इज़ टू डू समथिंग बट यू फील दैट यू आर टू इम्पॉर्टेंट टू डू इट. तो यहाँ पे ब्लैकस्मिथ जो है वो बहुत घमंडी तरीके से बिहेव करते, उससे बात नहीं करते. लेकिन आयरन मास्टर जो है वो वैसा नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं? The iron master did not follow the example of the blacksmith, who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. तो वो ना उसके चेहरे को केयरफुली देखते हैं और वो उसके स्लाउच हैट को हटाते हैं ताकि वो उसके चेहरे को अच्छे से देख सके. और फिर बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्ज़लोफ. निल्ज़लोफ का मतलब होता है नोबल मैन, यानी अच्छा आदमी. हाउ यू डू लुक. अब यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि आयरन मास्टर किसी गलत फहमी के शिकार हो जा रहे हैं और उसको अंधेरे में अच्छे से तो वो देख रहे हैं केयरफुली, लेकिन फिर भी उसका दाढ़ी वाड़ी बढ़ा हुआ है और उस समय रात का अंधेरा तो है ही. तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसका पुराना आर्मी का दोस्त है. आयरन मास्टर पहले आर्मी में थे, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये उनका पुराना आर्मी का दोस्त है और वो उसको पहचान रहे हैं, कोई और समझ रहे हैं. The man with the rat traps had never seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. अब ये रैट ट्रैप जो पेडलर है हमारा, उसने तो आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था और वो नहीं जानता कि उसका नाम क्या है. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, अगर ये फाइन जेंटलमैन उसको एक पुराना जाना पहचाना आदमी समझ रहे हैं, acquaintance यानी familiarity, he might perhaps throw him a couple of kroner. तो हो सकता है कि अगर ये इसको जाना पहचाना आदमी समझें तो इसको थोड़ा क्रोनर्स दे दे, थोड़ा पैसा वैसा दे दे.
देयरफॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए शुरुआत में पूरी तरह वो उसको नहीं नकारने का कोशिश करता है. येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी ही सेड. तो यहाँ पे रैट ट्रैप पेडलर बोल रहा है हाँ लेकिन क्या करूँ, मेरे साथ ना चीज़ें थोड़ी ख़राब रही हैं, यानी मेरा ख़राब दिन चल रहा था. थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल यानी मेरा ख़राब दिन चल रहा था. यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर. अब आयरन मास्टर बोल रहे हैं कि तुमको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. तो ये बोलता है दैट वॉज द मिस्टेक. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम it never would have happened. Well now of course you will come home with me. तो ये जो happened तक है ना, ये जो you should not have resigned from the regiment said the iron master. आयरन मास्टर बोल रहा है कि तुमको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. और फिर ये बोल रहा है कि दैट वॉज द मिस्टेक. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड. ये तो रैट ट्रैप पेडलर बोल रहा है कि हाँ वो मेरा गलती था, अगर हम सर्विस में रहते तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता. तो आयरन मास्टर बोल रहा है कि अब तुमको मेरे साथ घर चलना होगा. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. लेकिन हमारे ट्रैम्प को, हमारे रैट ट्रैप पेडलर को ये सही नहीं लग रहा है कि वो मेनर हाउस में जाए और वहाँ पे अपने ये जो आयरन मास्टर है इसके घर में उसका स्वागत एक पुराने आर्मी फ्रेंड की तरह, कॉमरेड यानी फ्रेंड की तरह हो, रेजिमेंटल यानी आर्मी. तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तब तो वो जान जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी. नो आई कुडेंट थिंक ऑफ इट ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. लेकिन अब वो थोड़ा डर रहा है, अब वो थोड़ा अलर्ट हो गया, बोल रहा है नहीं 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 हम ऐसा नहीं सोच सकते. ही थॉट ऑफ द 30 kroner. टू गो अप टू द मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉल्यूंटरीली इनटू द लायंस डेन. और वो ये भी सोच रहा है कि वो जो 30 kroner रुपए चुराया है, अगर वो मैनर हाउस में जाता है तो ऐसा होगा मानो कि लायन के डेन में खुद ही वॉल्यूंटरीली यानी खुद ही खुद को फेंकना. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो क्या चाह रहा है कि वो यहाँ पे सो सके फॉर्ज में और उसके बाद स्नीक कर जाए. स्नीक का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है मूव विथ स्टेल्थ यानी चोरी से भाग जाना, उसको स्नीक बोलते हैं. तो वो यहाँ पे बस सोना चाहता है और सुबह सुबह वो यहाँ पे निकल जाना चाहता है एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, यानी कोई उसको नोटिस ना करे और वो यहाँ से निकल जाए. The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. हमारे आयरन मास्टर को लग रहा है कि इस बेचारे मेरे पूरे फ्रेंड को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसकी क्लोथिंग जो है, कपड़े जो हैं वो फटे पुराने हैं, इसलिए वो नहीं आना चाह रहा है. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर. तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे पास इतना बड़ा घर है कि जहाँ तुम खुद को नहीं दिखा सकते. ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड. मेरी वाइफ एलिजाबेथ जो है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है. एज़ यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि तुमने सुना होगा. माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे बेटे फॉरेन में हैं. एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. और हमारे घर में कोई नहीं है, मेरी सबसे बड़ी बेटी है और हम हैं. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. और हम लोग यही बात कर रहे थे कि कितना बुरा है कि हमारे पास क्रिसमस के दिन पे कोई कंपनी नहीं है. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो अब मेरे साथ तुम आओ और क्रिसमस फूड को जल्दी से ख़त्म होने में मेरी मदद करो. But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. तो स्ट्रेंजर बार बार जब ना बोलता है तो आयरन मास्टर सोचता है कि अब उसको हार मान जाना चाहिए. It looks as though Captain von Stahl preferred to stay with you tonight, St. John Strom. तो कैप्टन वॉन स्टैल किसका नाम है? उनके पुराने आर्मी फ्रेंड का नाम है. और एसटी जॉन स्ट्रॉम किसका नाम है? मास्टर ब्लैकस्मिथ का नाम है. जो वहाँ पे ब्लैकस्मिथ या लुहार बैठा हुआ है उसका नाम है एसटी जॉन स्ट्रॉम. और हमारे आयरन मास्टर के पुराने आर्मी फ्रेंड का नाम है कैप्टन वॉन स्टॉल. लेकिन इस समय वो रैट ट्रैप पेडलर को ही कैप्टन वॉन स्टैल समझ रहे हैं. तो वो ब्लैकस्मिथ को बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो कैप्टन वॉन स्टैल आज रात टुनाइट तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील. और फिर वो वहाँ से मुड़ता है.
बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन वो खुद में हंसता है, यानी आयरन मास्टर खुद ही में हंसता है जब वो मुड़ता है तो. एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. और ब्लैक स्मिथ आयरन मास्टर को अच्छे से जानता था, तो वो समझ जाता है कि इसने अभी अपना लास्ट वर्ड नहीं बोला है. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज. तो अब आधे घंटे भी नहीं होते हैं कि बाहर कैरेज व्हील्स के आवाज़ सुनाई देते हैं. कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. और अब एक नया मेहमान आता है. ही हैड सेंट हिज डॉटर, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसने अपनी बेटी को भेजा है ताकि वो उसको परसुएड कर सके, मना सके. उसको लगा कि शायद ये मना के ले आएगी उसके दोस्त को. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट. वैलेट का मतलब होता है मेल सर्वेंट. यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वैलेट का मतलब है मेल अटेंडेंट. तो उसके पीछे एक वैलेट है, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जो अपने आर्म में एक बड़ा सा फर कोट लाए हुए है. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय. तो जो बड़ी बेटी है आयरन मास्टर की, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन बहुत मॉडेस्ट यानी हम्बल है और शाय नेचर की है. इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. अप्रेंटिस यानी उसके जो हेल्पर हैं, मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. और वहाँ भट्टी में आयरन और चारकोल जो है वो ग्लो कर रहा है. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज. अब हमारा जो रैट ट्रैप पेडलर है वो सोया हुआ है फ्लोर पे, और उसके माथे के नीचे एक पिग आयरन रखा हुआ है जैसे कि उस कोई तकिया हो, और उसका हैट जो है वो उसके चेहरे को ढका हुआ है, उसके आंखों को ढका हुआ है. एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही ये जो लड़की है उसकी बेटी है वो उसको देखती है, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो जाके उसके हैट को हटाती है. द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन. तो ये जो हमारा रैट ट्रैप पेडलर है ये एक आँख खोल कर सोया करता था. ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड. और वो अचानक से उठ, जैसे वो उसका हैट हटाती है वैसे ये अचानक से वो जंप करते हुए उठ जाता है और काफ़ी डरा हुआ सा लगता है, फ्राइटेंड हो जाता है. माई नेम इज़ एडला विल मैनसन, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you're having such a hard time. एडला विल मैनसन बोलती है कि मेरे पिता जो हैं वो घर आए और उन्होंने बताया कि आज रात तुम यहीं फॉर्ज में सोना चाहते हो. फिर मैंने उनसे परमिशन मांगा कि मैं तुमको यहाँ पर आकर अपने घर ले आए हम लोग. तो मुझे काफ़ी बुरा लगा ये सोचकर कि कैप्टन तुम्हारे साथ बहुत हार्ड टाइम गुजरा, क्योंकि वो ये भी जो लड़की है एडला भी जो है वो भी इसको कैप्टन वॉन स्टैली समझ रही है, यानी अपने फादर का पुराना आर्मी फ्रेंड ही समझ रही है, और इसलिए वो उसको इस तरह से बता रही है. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद अ हैवी आइज एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड. तो वो उसको कंपैशनेटली काइंडली देखती है और फिर नोटिस करती है कि ये आदमी डरा हुआ है. Either he has stolen something or else he has escaped from jail. अब उसको ऐसा आभास होता है मानो इसने या तो कुछ चुराया है या ये जेल से भागा हुआ है. She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve." तो वो उसको बोलती है कि तुम बहुत फ्रीली हमारे घर से जा भी सकते हो, बस केवल क्रिसमस की रात मतलब क्रिसमस वाले दिन हमारे साथ रुक जाओ. She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. और उसने इतने फ्रेंडली तरीके से कहा कि शायद रैट ट्रैप पेडलर को कॉन्फिडेंस लगे. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. और रैट ट्रैप पेडलर बोलता है कि मुझे कभी नहीं ये लगा था कि आप खुद यहाँ पर आएंगी मुझे ले जाने के लिए. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. और वो झुककर वैलेट के द्वारा जो फर कोट लाया था वो ले लेता है और वो रैग्स के ऊपर उसको पहन लेता है. Threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. अब यहाँ पर जो ब्लैकस्मिथ है, जो लुहार है, वो उसको ना
एस्टोनिश्ड होकर यानी आश्चर्य से देख रहे हैं। लेकिन इस बार जब वो मतलब फर कोट को डालने के बाद जब वो मिस एडला विल मैनसन के पीछे कैरेज तक जा रहा है तो वो ब्लैकस्मिथ को ग्लैंस भी नहीं देता, मतलब एक नज़र देखता भी नहीं है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फोरबोर्डिंग्स। लेकिन जब वो मैनर हाउस जा रहा था ना तो उसको ईविल फोरबोर्डिंग्स महसूस होता है, यानी उसको ऐसा लग, फोरबोर्डिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी और इविल यानी बुरा, तो उसको मन ही मन ऐसे बुरा सा आभास हो रहा है ना कि उसके साथ हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। वो बोलता है पता नहीं क्यों हम उस क्रॉफ्टर का 30 क्रोनर चुरा लिए, अब हम एक ट्रैप में हैं, अब हम एक जाल में हैं और इससे कभी वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा वो मन में सोच रहा है। अब आगे भी 4 पेज बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।